हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इतिहास ज्ञानम। एंड यार, आज हम बात करेंगे जनरलाइजेशन की। और पिछला वीडियो हमारा कॉजेशन पे रिलेटेड था। एंड इन द लास्ट वीडियो वी डिस्कस्ड कि लाइक व्हाट इज़ कॉजेशन, एंड जेम्स स्टुअर्ट मिल ने हाउ ही टॉक्ड अबाउट कि कॉजेशन के दो चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, दैट इट मस्ट बी नेसेसरी एंड इट मस्ट बी सफिशिएंट एज वेल. And then we saw what causation means in science, natural sciences, and what causation means in social sciences. And then later on we saw different perspectives of different historians about causation. And in today's video we will be covering generalization. देखिए, अभी तक का जो मैंने जितने भी वीडियोस बनाए हैं, ठीक है, एग्ज़ाम, मैं अगर आपको सच बताऊं तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बिकॉज दीज आर लिटिल बिट लाइक अ फिलोसफिकल एस्पेक्ट ऑफ हिस्ट्री, जहाँ से बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते नहीं हैं. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जहाँ से ज़्यादा कहाँ बनते हैं, डेफिनेशंस ऑफ हिस्ट्री पे बनते हैं, ठीक है, या फिर क्रिटिक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी से मैक्सिमम बन सकते हैं आपके, ठीक है. बाकी दीज आर ऑल द कंसेप्चुअल थिंग्स विच विल बिल्ड योर बेस अबाउट हिस्ट्री, विच विल बिल्ड योर होल्ड ऑन द फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, ठीक है. और यहाँ से आपकी हिस्टोरियोग्राफी की जो पकड़ है वो काफ़ी मजबूत हो जाएगी. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आज के वीडियो पे चलते हैं, विच इज़ हमारा आज का टॉपिक है जनरलाइजेशन, ठीक है. तो जनरलाइजेशन अगेन मैं स्टार्ट आपको वही रिपीट करूँगा कि ह्यूमैनिटीज़ की स्पेशलिटी है कि हम किसी भी कंसेप्ट का मीनिंग, वो जो उसकी वर्ड की आइटमोलॉजी है, उस पर समझ सकते हैं. अब जनरलाइजेशन ही वर्ड है हमारे सामने, ठीक है. अब जनरलाइजेशन का अगर मैं हिंदी में मतलब निकालूँ तो होता है सामान्यकरण. जो इसका हिंदी इक्वल वर्ड है वो सामान्यकरण होता है. तो अगर हम इसकी बात करें, जनरलाइजेशन मतलब कुछ जनरल कंसेप्ट्स हैं, जनरल लॉज हैं जिनके बारे में बात होगी, तो शायद इस ऐसा कुछ हमको यहाँ पे समझ आता हुआ दिखाई पड़ता है. तो चलो आगे देखते हैं. अ जनरलाइजेशन इन हिस्ट्री, जनरलाइजेशन इन हिस्ट्री इज the act of linking seemingly unrelated facts across time or space into a rational connection. तो भाई इसका मतलब क्या है कि कुछ अनरिलेटेड फैक्ट्स हैं, ठीक है, उनके बीच में कुछ कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है, रैशनल कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है, एंड दैट इज़ व्हाट जनरलाइजेशन हिस्ट्री में होता है. तो बेसिकली जनरलाइजेशन क्या है कि कोई दो डेटा हैं, दो इवेंट्स हो सकते हैं, कोई भी दो फैक्ट्स हो सकते हैं जो कि अभी आपको एक रॉ लेवल पर, जब हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हुई है, उनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा है. बट थ्रू द हेल्प ऑफ जनरलाइजेशन हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ें अज्यूम करेंगे, अजम्पशंस करेंगे, पीछे कुछ जनरल लॉज अजम्पशन करेंगे कि ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा. तो हम जाके कोई ना कोई एक नैरेटिव बिल्ड कर पाते हैं. और उस नैरेटिव के बिल्ड होने से वो जो दोनों दोनों अनरिलेटेड फैक्ट्स हमको नज़र आ रहे थे कि इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है, अब थ्रू द विद द हेल्प ऑफ जनरलाइजेशन, ठीक है, हमको ऐसा अब लगने लगता है कि इन दोनों के बीच में कुछ रेशनल कनेक्शन है. तो दिस इज़ व्हाट जनरलाइजेशन मीन्स. और अगर आप समझ पाएंगे तो देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि जो जनरलाइजेशन है वो हिस्टोरियोग्राफी का या फिर इतिहास लेखन का एक एसेंशियल पार्ट है. इट इज़ एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ हिस्ट्री राइटिंग. एंड विदाउट जनरलाइजेशन इट बिकम्स वेरी मच इम्पॉसिबल टू राइट हिस्ट्री. क्योंकि कहीं ना किसी लेवल पर, जब आगे मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, जनरलाइजेशन की, तो आपको समझ में आएगा कि जनरलाइजेशन तो हम हर एस्पेक्ट में कहीं ना कहीं हम बच नहीं सकते हैं जनरलाइजेशन से. तो व्हेन एज अ रिसर्चर, अगर आप रिसर्च स्कॉलर्स की मतलब अगर आप रिसर्च स्कॉलर बनने बनने वाले हो, अगर आप पीएचडी परस्यू करेंगे आगे, या फिर आप हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रखते हैं, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट जनरलाइजेशन इज़. क्योंकि अगर आप एक हिस्ट्री की बुक भी पढ़ेंगे ना, तो उसको अच्छे से समझने के लिए आपको ये कंसेप्ट भी आना ज़रूर समझ में आना चाहिए कि इस क्रिटिकली अगर हमें उस बुक को पढ़ना है, उसका एसेंस अगर हमको समझना है, ठीक है, उस एसेंस को समझने के लिए हमको ये जनरलाइजेशन जो कंसेप्ट है वो समझ में आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है. तो आगे चलते हैं. नाउ इट रिफ्लेक्ट्स इन्फरेंस एंड एक्सप्लेनेशन, एन एफर्ट टू अनकवर कॉजेशन, मोटिवेशन एंड इफेक्ट, ठीक है. जनरलाइजेशन के थ्रू हम कोई भी दो चीज़ों का जो कॉज मतलब जो उनमें कॉज एंड इफेक्ट वाला जो रिलेशन है, कॉजिलिटी का जो रिलेशन है, वो समझने में हमारी जो हेल्प करता है वो जनरलाइजेशन हेल्प करता है. कोई भी हमारे सामने नरेटिव आपके सामने रखा हुआ है, तो उसके पीछे का मोटिवेशन क्या है वो हम जनरलाइजेशन के बेसिस से समझ सकते हैं, ठीक है. तो ये जनरलाइजेशन का इफेक्ट होता है. नाउ एज मार्क रोच डिफाइंड इट, generalization is an explanatory relationship
देखिए ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इट्स एन एक्सप्लेनेटरी रिलेशनशिप बिटवीन फिनोमेना। तो दो डिफरेंट फिनोमेनाज हैं, ठीक है, उनके बीच का जो एक्सप्लेनेशन है वो हम जनरलाइजेशन के थ्रू देते हैं। तो हिस्टोरियंस यूज जनरलाइजेशन टू मेक सेंस ऑफ एविडेंस, क्लासीफाई फैक्ट्स एंड कम्युनिकेट देयर इंटरप्रिटेशंस इफेक्टिवली। तो हम एविडेंस को मीनिंग के लिए, उनको समझने के लिए, या फिर उन एविडेंस को मीनिंग देने के लिए, कोई भी दो फैक्ट्स हैं या फिर कुछ ग्रुप ऑफ फैक्ट्स हैं उनको क्लासीफाई करने के लिए, या फिर उनका जो इंटरप्रिटेशन हुआ उसको रीडर्स को कम्युनिकेट करने में, जो हम हिस्टोरियन जो है वो जनरलाइजेशन की हमेशा मदद लेता है। एंड नाउ देर आर थ्री लेवल्स ऑफ जनरलाइजेशन, दैट इज़ लो लेवल जनरलाइजेशन, मिडिल लेवल जनरलाइजेशन और वाइड और सिस्टमाइजिंग जनरलाइजेशन। अब लो लेवल ऑफ जनरलाइजेशन क्या होगा, हम किसी भी चीज़ को हम क्लासीफाई जब करेंगे, ठीक है, तो वो एक लो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लो लेवल ऑफ या लेबलिंग करते हैं हम, तो वो होता है लो लेवल ऑफ जनरलाइजेशन। लाइक किसी भी इंसान को फार्मर कहना, लाइक फार्मर है, ये बिजनेसमैन है, ठीक है, लाइक क्लासीफाइंग ग्रुप ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, कि दिस इज़ अ पीजेंट, दिस इज़ अ बिजनेसमैन, दिस इज़ अ सर्विसमैन, तो ये हो गया लो लेवल ऑफ जनरलाइजेशन। मिडिल लेवल ऑफ जनरलाइजेशन क्या होगा, मिडिल लेवल ऑफ जनरलाइजेशन का एग्जांपल है कि किसी वन पर्टिकुलर हिस्टोरिकल इवेंट के रिस्पेक्ट में जो हम चीज़ों को जनरलाइज करते हैं, ठीक है। जैसे एक वन पर्टिकुलर इवेंट क्या हुआ, आपका ग्रेट डिप्रेशन हुआ हिस्ट्री में 1930s में, जो ग्रेट डिप्रेशन इवेंट आया, या फिर 1857 रिपोर्ट आया। हम उस वन पर्टिकुलर इवेंट में जब हम सोसाइटल कंडीशंस देखेंगे, या फिर हम जब उसमें हम कैटेगराइजेशन करेंगे, तो तब हम जनरलाइजेशन का, दैट इज़ कॉल्ड मिडिल लेवल ऑफ जनरलाइजेशन। एंड वाइड लेवल ऑफ जनरलाइजेशन क्या है कि हम पूरी एंटायर एरा, पूरे एंटायर जो पूरी हिस्ट्री है, ठीक है, उसकी, जैसे हम ये बात करेंगे कि मॉडर्न इंडिया का अगर हम इकोनॉमिक कंडीशंस की बात करें, तो दैट इज़ कॉल्ड अ वाइड जनरलाइजेशन, बिकॉज हमने पूरा मॉडर्न इंडियन पीरियड का, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का पीरियड ले लिया, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री का पीरियड ले लिया हमने जनरलाइजेशन। ये होता है वाइड जनरलाइजेशन। नाउ जनरलाइजेशन इज इनएविटेबल। जनरलाइज, मैंने जैसे कि पहले आपको भी बताया कि हम जनरलाइजेशन से बच नहीं सकते, बिकॉज वही है जो हमको मीनिंग भी प्रोवाइड कर रहा है, नरेशन बिल्ड करने में हमारी मदद भी कर रहा है। तो जनरलाइजेशन इज इनएविटेबल। तो जनरलाइजेशन हिस्ट्री आर अनअवॉइडेबल एंड दे अंडरपिन एवरी एस्पेक्ट ऑफ हिस्टोरिकल वर्क, ठीक है। इंटरप्रेटिंग हिस्टोरिकल मीनिंग रिक्वायर्स ऑर्गेनाइजिंग डाटा बाय प्रिंसिपल्स लाइक सिग्निफिकेंस एंड रिलेवेंस। देखिए कुछ कुछ जैसे हमने कॉजलिटी में पढ़ा था, ठीक है, उसमें भी कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे भी सिमिलर वही है कि जब भी हम, हमारे पास डाटा होगा, अब डाटा को हम क्लासीफाई करेंगे, हम उसको अलग अलग मतलब अलग अलग चीज़ों में बांटेंगे, तो हम जो हमारा क्लासिफिकेशन है, ठीक है, उसके पीछे भी तो कोई ना कोई प्रिंसिपल होगा, उसका उस प्रिंसिपल का भी तो कोई ना कोई सिग्निफिकेंस होगा, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल्सो, सो वहाँ पे अपने आप ही जब हम किसी क्लासीफाई करने में ही हम कोई ना कोई प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं, तो अपने आप जनरलाइजेशन की सेंस में आ जाएगा। तो दैट इज़ वाई इन जनरलाइजेशन इज इनएविटेबल इन हिस्ट्री। सो वाई, वॉट आर द रीजन्स ऑफ इनेबिलिटी ऑफ जनरलाइजेशन? बिकॉज मैंने आपको बताया कि हमें डेटा जो मिलेगा उसको हमें क्लासीफाई करना पड़ेगा, सो देर इज़ नेसेसिटी ऑफ सिलेक्शन। क्योंकि एक हिस्टोरियन के पास तो बहुत सारा डेटा मिल रहा है उसको, तो अब वो सपोज करो हस्तिनापुर में, हस्तिनापुर है, हस्तिनापुर में एक्सकेवेशन चल रहा है, अब एक्सकेवेशन जो चल रहा है वहाँ से तो उसको बहुत सारा एविडेंस मिल रहा है, बहुत ज़्यादा, मतलब वो मिल रहा है, मटीरियल रिमेन्स मिल रहा है। अब वो सिलेक्शन तो करेगा ना कि क्या क्या मेरे लिए नेसेसरी है इंटरप्रिटेशन के लिए, और वो जो उसका क्लासिफिकेशन करेगा, ठीक है, उसके पीछे भी तो उसका कोई ना कोई एक, उसने कोई ना कोई प्रिंसिपल फॉलो किया होगा। सो वेन एवर दिस कंसेप्ट ऑफ सिलेक्शन among the evidences it comes, automatically we cannot avoid, automatically generalization comes. So that is why generalization becomes quite inevitable, ठीक है, because and when you have a horde of evidences or a group of evidences, then arrangement and grouping becomes very much necessary, बिकॉज दैट इज़ द, बिकॉज इसी वजह से ही, इसी की हेल्प से ही, अरेंजमेंट और क्लासीफाई करने की हेल्प से ही आप कोई ना कोई एविडेंस को आप वो मीनिंगफुल लोगे। ये एविडेंस तो अपने आप में बहुत सारे हैं, और उन्हीं एविडेंसेस का मीनिंग मीनिंग कैसे आया वो, क्योंकि आपने उनको क्लासीफाई करने के पीछे कोई ना कोई प्रिंसिपल आपने अज्यूम किया है, ठीक है, और जब अपना आप अजम्पशन आ गया, आपने कोई ना कोई प्रिंसिपल अज्यूम किया है, तो अपना वो जनरलाइजेशन आ गया। और तो बेसिकली इन शॉर्ट वी कैन से दैट जनरलाइजेशन इज ऑल्सो हेल्पिंग इन क्रिएटिंग नैरेटिव,
जनरलाइजेशन इज ऑल्सो हेल्पिंग इन क्रिएटिंग हिस्ट्री, एंड दैट इज़ वॉट एग्जैक्टली लेटर ऑन मैं आगे बताऊंगा कि हिडन जो वाइट है वो यही कहना चाह रहा है। ठीक है, सो अब देखो आगे थर्ड पॉइंट क्या है, रिकॉर्डेड फैक्ट्स। ठीक है, दे आर ऑलरेडी जनरलाइज्ड। मैंने जैसा कि हमने ऑब्जेक्टिविटी का क्रिटिक भी पढ़ा था कि जो एविडेंसेस हैं वो अपने आप ही एलीट हिस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो स्टोरीज लिखी गई हैं, एविडेंसेस हैं, वो या तो किंग्स और रूलर्स के लिखे गए हैं, तो ऑटोमेटिकली जो डेटा है, रिकॉर्डेड जो फैक्ट्स हैं, ठीक है, वो भी अपने आप में जनरलाइज्ड है। इसलिए जनरलाइजेशन इज इनएविटेबल इन हिस्ट्री। एंड व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ इट? इम्प्लीकेशंस क्या है इसके? दैट मीनिंगफुल नरेशन और इंटरप्रिटेशन रिलाइज ऑन जनरलाइजेशन। मैंने आपको बताया ना कि हाउ जनरलाइजेशन हेल्प्स इन क्रिएटिंग नरेशन, नरेटिव, और इंटरप्रिटेशन, उन एविडेंसेस का जो मीनिंग आएगा वो भी जनरलाइजेशन की वजह से ही आएगा। आप कुछ ना कुछ तो प्रिंसिपल आप लोगे ना, वही चीज़ है। तो थ्योरीज और प्रिंसिपल ऑफ कॉजेशन दे आर ऑफन इम्प्लिसिट इन दीज जनरलाइजेशन। तो जनरलाइजेशन के हेल्प से ही आप कॉज एंड इफेक्ट समझ पा रहे हैं कि कोई भी इवेंट क्यों हुआ, इसके पीछे का क्या रीज़न था। एज पर फिलोसोफर सिडनी हुक असर्शन, देखिए इंपॉर्टेंट है, दैट एवरी हिस्टोरिकल फैक्ट प्री सपोजेज अ थियोरेटिकल फ्रेमवर्क। कोई ना कोई, किसी ना किसी हिस्टोरिकल फैक्ट के पीछे कोई ना कोई थियोरेटिकल फ्रेमवर्क ज़रूर होता है। अब एक आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ। अब 1857 रिवोल्ट है, ठीक है। अब 1857 रिवोल्ट, अब दो शब्द होते हैं हिंदी में, अगर हम बोलें विद्रोह और क्रांति, रिवोल्ट एंड रेवोल्यूशन। अब 1857 को आपने रिवोल्ट बोल दिया तो इसका मतलब आपने ऑटोमेटिकली उसके पीछे कोई ना कोई थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क आपने यूज़ किया है। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क क्या क्या यूज़ किया है कि 1857 को हमें रिवोल्ट ही कहना है, वो एक विद्रोह था, पर हम ये भी तो कह सकते हैं कि हम वो क्रांति था। 1857 कैन ऑल्सो बी अ रेवोल्यूशन। देखिए चॉइस ऑफ वर्ड से ही, ठीक है, चॉइस ऑफ वर्ड से ही आपने उसका एकदम मीनिंग ही चेंज कर दिया। तो थियोरेटिकल हमने जो उसका एविडेंस लिया, ठीक है, अगर हम उसको रिवोल्ट हमें बनाना है तो हम उसके हिसाब से एविडेंसेस लेंगे। ठीक है, अब एविडेंसेस अगर हम लेंगे तो उन एविडेंसेस के पीछे, हमें लेने के पीछे में हमारा कोई ना कोई थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क होगा। तो ये हिस्टोरियन पे डिपेंड करता है। दैट इज वाई इट इज सेइंग दैट थ्योरीज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कॉजेशन दे आर ऑफन इम्प्लिसिट इन दीज जनरलाइजेशन, एंड एज पर फिलोसोफर सिडनी हुक्स assertion, every historical fact presupposes a theoretical framework. That is what it says. Now, historians can produce fresh scholarship on the same material through different generalization and approaches, making generalization a dynamic and creative element of historiography. तो एक इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये आ गई कि जो जनरलाइजेशन है, ठीक है, व्हाट इट इज़ हेल्पिंग हिस्टोरियोग्राफी टू बी मोर डायनेमिक। कैसे? हम सेम ही एविडेंसेस से, जो हिस्टोरियन है, ठीक है, वो अलग अलग स्कॉलरशिप, वो अलग अलग इंटरप्रिटेशन सेम एविडेंसेस पे दे सकता है, विच विल इनेबल हिस्टोरियन टू क्रिएट अ फ्रेश परस्पेक्टिव और अ फ्रेश स्कॉलरशिप और अ फ्रेश हिस्टोरिकल फ्रेमवर्क ऑन दैट पर्टिकुलर एविडेंस। ठीक है, जिससे कि एक नया हिस्टोरिकल वर्क प्रोड्यूस हुआ, एंड इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ जनरलाइजेशन। ठीक है, दैट इज़ वाई it is saying that generalization is a dynamic and creative element of historiography. बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये। Now, what are the objections to generalization? Objections क्या हैं generalization के? Fact versus generalization distinction. Critics, what they argue that fact should be separate from generalization. Now, with generalizations emerging from facts. अब इनका ऑब्जेक्शन क्या है जनरलाइजेशन का? व्हाट दे सेइंग कि फैक्ट और जनरलाइजेशन हमें अलग अलग होना चाहिए और फैक्ट से ही जनरलाइजेशन आना चाहिए। पर जब उल्टा होता है, जब जनरलाइजेशन फैक्ट आता है, देन हिस्टोरी हमारी डिस्टॉर्ट होती है। नाउ दैट इज व्हाट इट्स सेइंग दैट facts often become facts only through generalizations which give them meaning. For example, now example क्या लिया इन्होंने, census statistics about peasants, they are factual data, but these facts are dependent on prior generalization about who qualifies as peasant. भाई अगर मान लो सेंसस डाटा, जैसे अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि हम सेंसस डाटा लेंगे, ठीक है, ना, उन्होंने कहा कि हमारे सपोज हमारे डिस्ट्रिक्ट में पीजेंट्स की जो पॉपुलेशन है वो 100 है, बट ये जो फैक्ट है इट इज़ ऑल्सो डिपेंडेंट, हमें ये क्या पता है कि जो पीजेंट है या लैंडलॉर्ड जो भी हमने प्रोफेशन लिया है, भाई उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, ये उस पर भी तो डिपेंड करता है। सो दैट
definitions that must be constructed by categorizing and analyzing social realities. So that is what it's saying कि fact should emerge. फैक्ट क्रिटिक्स क्या आर्ग्यू कर रहे हैं कि फैक्ट और जनरलाइजेशन वो अलग होना चाहिए, बट क्या होता है कि फैक्ट्स जो हैं दे बिकम फैक्ट्स ओनली थ्रू जनरलाइजेशन. अपने पीजेंट्स, अगर हम जनरलाइजेशन ना करें कि ये पीजेंट्स हैं, ठीक है, तो हमें वो जो 100 जो फैक्ट आया उसका वैल्यू क्या है? तो कुछ नहीं है, कोई वैल्यू. तो विच शोज दैट facts and generalization, they are not strictly separable in practice. This is important inference that is being taught through here. The uniqueness of events is again a very मतलब जनरलाइजेशन का थोड़ा क्रिटिक है. वो कैसे है? हिस्ट्री में दो इवेंट्स, जैसे कि ऑब्जेक्टिविटी में था, क्रिटिक था कि यूनिक इवेंट्स होते हैं, ठीक है. ऑब्जेक्टिव ऐसे ही जनरलाइजेशन में क्या है, क्योंकि बिकॉज यूनिक यूनिक इवेंट्स हैं, यू कैन नॉट क्रिएट इवेंट अगेन एंड अगेन. देर आर टू डिफरेंट यूनिक इवेंट्स, वेरिएबल्स अलग अलग होंगे, तो अब जनरलाइज करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है. एवरी इवेंट इज़ यूनिक एंड अनडिवाइजेबल, मेकिंग सोसाइटी एटोमिस्टिक विद नो यूनिफॉर्म पैटर्न्स. कोई यूनिफॉर्म पैटर्न नहीं है. बट यूनिकनेस कैन ओनली बी अंडरस्टूड थ्रू कंपैरिजन विद द नोन. भाई यूनिकनेस आप देखो, जैसे मैंने एग्जांपल दिया है, इंडियन नेशनल रेवोल्यूशन इज यूनिक, बट इट्स सिग्निफिकेंस इज ग्रास्प्ड बाय कंपेयरिंग इट विद अदर रेवोल्यूशन. अब यूनिकनेस जो है, यूनिकनेस से एक डिसएडवांटेज ये है कि हम जनरलाइजेशन करना हमारा बहुत मुश्किल है, क्योंकि दो यूनिक इवेंट्स हैं, हम उसे जनरलाइज कैसे करेंगे. बट जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया है कि अगर हमें इंडियन नेशनल रिवोल्यूशन का, हमें मान लो नेचर जानना है, तो अब अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अलग है, इंडियन नेशनल रिवोल्यूशन अलग है, पर जब हम दोनों का कंपैरिजन करेंगे तभी तो हमें उन दोनों के सिग्निफिकेंस समझ में आएगा. भाई अगर हम ये बोल रहे हैं कि सपोज करो विराट कोहली अच्छा खेलता है, भाई किससे अच्छा खेलता है? भाई वो एबी डिविलियर्स से अच्छा खेलता है, भाई वो बाबर आजम से अच्छा खेलता है. तो हमें किसी की अच्छाई या बुराई या फिर उसका सिग्निफिकेंस दूसरे के कंपैरिजन में करके समझ में आता है, ठीक है. तो यूनिकनेस इज एक्चुअली, यूनिकनेस कैन ओनली बी अंडरस्टूड थ्रू कंपैरिजन. तो जनरलाइजेशन जो है वो यूनिकनेस को भी अंडरस्टूड करने में हमारी मदद कर रहा है. दैट्स व्हाट इट्स सेइंग. बट अगेन बिकॉज ऑफ यूनिकनेस, ठीक है, इट ऑल्सो बिकम्स वेरी मच डिफिकल्ट to actually generalize things. So that is what the object this is what the objective objection against generalization. Now, third criticism is a priori generalizations. Now, some generalizations, they are made without sufficient evidence or imposed on history from outside, resulting in oversimplification or incorrect conclusion. For example, ओरिएंटलिस्ट जनरलाइजेशन. और ओरिएंटलिस्ट मैं आपको लेटर ऑन हिस्ट्री में बताऊंगा, पर ओरिएंटलिस्ट को कहते हैं प्राच्यविद. When early European scholars they described Asian और African societies as uniformly static और despotic, वो कहते थे कि जो एशियाटिक सोसाइटीज़ हैं, दे नेवर चेंज, दे आर ऑलवेज स्टैटिक, ठीक है, एंड दे आर डिस्पोटिक, क्रूअल है वो. तो दीज ब्रॉड कैरेक्टराइजेशन दे वर इम्पोज विदाउट एडिकेट एविडेंस. अब ये कहने के पीछे उनके पास कोई एडिकेट एविडेंस नहीं था, उन्होंने बस ये इम्पोज कर दिया ये आइडियोलॉजी कि जो एशियाटिक सोसाइटीज़ हैं और जो अफ्रीकन सोसाइटीज़ हैं, दे आर स्टैटिक इन नेचर एंड दे आर डिस्पोटिक इन नेचर. Now, this is what it is saying, that it is actually a generalization that has been imposed from outside without any evidence. तो कभी कभार हिस्ट्री में ऐसा भी देखने को मिलता है. सो इट शुड, these kind of things it should be avoided. So because such actually stereotypes, they fail to recognize the complexity and variability within these Indian society, within these societies. तो ये कहने का मतलब क्या है कि हमें जो इस तरह का जनरलाइजेशन है जो दैट इज़ इम्पोज फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है, उस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए. बट एट टाइम्स इन हिस्ट्री वी सी दैट वाइल कंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्री, historians do commit this mistake of imposing generalization from outside. So this is actually a critique of this is actually the critique of generalization. Now what is actually then the role of this generalization? Generalization का role क्या है? तो now there are 5 W's, the role of 5 W's in front of a historian, that is who or what, when, where, how and why. अब जो डायरेक्ट फैक्ट्स हैं आपको ये बता देंगे कौन, कब और कहाँ, ये इसके बारे में तो बता देंगे. बट जो जनरलाइजेशन है, ठीक है, व्हाट इट हेल्प्स टू एक्सप्लेन दिस क्यों और कैसे.
ये जो बताएगा ये हमें हमेशा जनरलाइजेशन से बताएगा, बिकॉज आई टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग इटसेल्फ कि जनरलाइजेशन जो है वो हमारा मदद करता है एक नरेशन या फिर दो अनरिलेटेड फैक्ट्स के बीच में एक स्टोरी क्रिएट करने में, एक नरेशन क्रिएट करने में, ताकि वो एक कोहरेंट स्टोरी की तरह हमारे सामने समझ में आए, जो कि रैशनली ऐसा लगे हमको कि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है। दैट इज़ व्हाट जनरलाइजेशन डज। तो जब एक मीनिंगफुल हमारे सामने एक नरेशन क्रिएट होगा, एक नैरेटिव क्रिएट होगा, हिस्टोरिकल नैरेटिव क्रिएट होगा, इट विल ऑल्सो आंसर क्यों और कैसे। ठीक है, जो फैक्ट है, फैक्ट आपको ये सपोज करो, मान लो यही है कि 10 मई, 10 10 मई 10 मई 1857, 1857 रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स स्टार्टेड फ्रॉम मेरठ। ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। अब इसने ये तो बता दिया कि कब, किसने, कब, कौन और कहाँ ये रिवोल्ट स्टार्ट हुआ। ठीक है, बट इसने ये नहीं बताया ना क्यों और कैसे। तो जब वो एक, मैं अब इस फैक्ट, एक फैक्ट ये लूँगा, एक फैक्ट दूसरा उठाऊंगा कि और इन दोनों के बीच में नरेशन में स्टैब्लिश करूँगा। जैसे एक फैक्ट मैं ये ले लेता हूँ कि ऑन द वेरी नेक्स्ट डे इंडियन सोल्जर्स ऑफ द नेटिव इन्फेंट्री दे मार्च टू दिल्ली एंड डिक्लेयर्ड बहादुर शाह जफर एज देयर किंग। ठीक है, हमने ये दूसरा फैक्ट ये ले लिया। अब इन दोनों के बीच में मैं कोई नरेटिव बिल्ड करूँगा, एक स्टोरी बिल्ड करूँगा, दैट विल आंसर हाउ एंड वाई। एंड दिस इज़ द रोल ऑफ जनरलाइजेशन, क्योंकि मैं कुछ उस नैरेटिव को बिल्ड करने में मैं जनरलाइजेशन की हेल्प लूँगा। ठीक है, और मैं ऐसे नहीं कर दूंगा जनरलाइजेशन, देर विल बी मोर एविडेंसेस ऑल्सो दैट विल हेल्प मी इन बिल्डिंग नैरेटिव, हिस्टोरिकल नैरेटिव। बट अगेन उनके, हम मैं जो एविडेंसेस लूँगा उनके कलेक्शन में मुझे, मैंने कहीं ना कहीं जनरलाइजेशन का यूज़ किया होगा। जब जो मैंने रिकॉर्डेड, जिन लोगों ने वो रिकॉर्ड मेरे को प्रोवाइड कराया, उनकी, उन्होंने भी कहीं ना कहीं जनरलाइजेशन का हेल्प लिया होगा, तो जनरलाइजेशन बिकम्स इनएविटेबल। So, with the help of generalization, I will be able to create a historical narrative which will further explain how and why. तो नेक्स्ट रोल जो अगर हम देखें तो इट enables us to doubt facts as they appear or as they have been described by contemporaries or later writers. जनरल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दैट जनरलाइजेशन इट विल ऑल्सो हेल्प यू इन डेवलपिंग योर क्रिटिकल स्किल्स। इट विल हेल्प यू टू क्वेश्चन द फैक्ट्स और एविडेंसेस दैट जो आपके सामने है, उनको क्वेश्चन करने में मदद करेगा। कि भाई आप डाउट करो, अगर आपको इस, ये आपको इस पर्टिकुलर इवेंट में फिट होता नहीं दिखाई दे रहा, तो आप इसको डाउट करो। तो दैट विल इन दिस वे जनरलाइजेशन विल हेल्प यू इन डेवलपिंग योर क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ योर critical aspect of your mind. Okay, now it also suggests new possible understanding of old facts. Again मैंने आपको बताया थ्रू जनरलाइजेशन वो क्या है, एक डायनेमिक लिविंग हिस्टोग्राफी का एक टूल है। इट विल एक्चुअली हेल्प यू इन बिल्डिंग new narratives on the same evidences. It will help you in bringing out fresh points and views for confirmation, refutation, further development, further qualification of existing views. And it also enables our researchers to react to what he is reading. That is why I told you कि आपको बुक पढ़ने में जो हेल्प करेगा, वो जनरलाइजेशन भी आपकी हेल्प करता है कि आपको ये, कोई भी आपको, आप कोई बुक पढ़ रहे हो, ठीक है, बिकॉज दैट्स व्हाट इट्स सेइंग एंड इट enables a researcher to react to what he is reading. तो आप को कैसा मतलब आप उसके प्लॉट में ना फंसो, आपको समझ में आना चाहिए कि इसने क्यों लिखा है, कैसे लिखा है, और दिस जनरलाइजेशन और व्हाट एजम्पशन ही हैज़ मेड, द हिस्टोरियन, दिस बुक राइटर हैज़ मेड। तो दिस मस्ट, अगर आपके ये समझ में आएगा, इट विल हेल्प यू इन रिएक्टिंग टू व्हाट यू आर रीडिंग। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन के सोर्सेज क्या क्या हैं। एक्टिव डाटा कलेक्शन, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट इट। ठीक है, डाटा कलेक्शन जो है एक जनरलाइजेशन का सोर्स है। प्रीवियस राइटिंग्स, अगेन जो पहले की लिखी हुई मतलब चीज़ें हैं या फिर पहले का रिकॉर्ड है, अगेन दैट इज़ अ सोर्स ऑफ जनरलाइजेशन, क्योंकि जब वो लिखी गई होंगी उन्होंने भी जनरलाइजेशन का सोर्स, जनरलाइजेशन की हेल्प ली होगी, या उन्होंने भी उसको लिखने के लिए कोई डाटा का सहारा लिया होगा, अगेन उनके सिलेक्शन में कहीं ना कहीं जनरलाइजेशन हो गई होगा। other disciplines like, because history is closely connected with other disciplines like psychology and polity, geography, तो कहीं वहाँ से भी जनरलाइजेशन आ सकता है। वहाँ पे भी उन्होंने कोई ना कोई रिकॉर्ड कलेक्शंस में या डाटा कलेक्शन में या कहीं ना कहीं अपने जो उन्होंने लिखा होगा उसमें उन्होंने मतलब कहीं ना कहीं जनरलाइजेशन की हेल्प लिया होगा, वहाँ से जनरलाइजेशन आ सकता है। और थ्योरीज ऑफ हिस्ट्री, एग्जांपल मैक्स और वेबर, मार्क्स और वेबर। तो कहीं कभी कभार क्या होता है कि मैंने जैसे, ये इसका एग्जांपल ये है कि इम्पोजिंग
imposing ideas from outside without any evidences. कभी कभार क्या होता है कि जब हम ऐसी हिस्टोरिकल थ्योरीज जैसे मार्क्स ने दी है, क्लास स्ट्रगल की थ्योरी वेबर है, वेबर ने दी है, मार्क्स वेबर ने, तो वो वेबर तो अलग हो गया, सॉरी मिस्टेक हो गया, मार्क्स ने जैसे क्लास स्ट्रगल की दी है, वेबर ने उसने उसको उसके बारे में बोला है, डेमोक्रेसी के ऊपर बोला है वेबर ने, ठीक है, आइडियल स्टेट के ऊपर बात करी है इसने। तो जब हम ऐसी थ्योरीज का सहारा लेते हैं एंड वी ट्राई टू सी द हिस्टोरिकल फैक्ट कीपिंग दीज थ्योरीज इन आवर माइंड, एक वो जनरलाइजेशन अलग आ जाता है, ठीक है। व्हेन वी स्टडी प्रेजेंट, अगेन दिस इज अ सोर्स ऑफ जनरलाइजेशन। या फिर लाइफ में भी हम जनरलाइजेशन का यूज़ करते हैं, हम कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल करते हैं, तो ये सारे सोर्सेज हो जाते हैं हमारे जनरलाइजेशन के। तो हिस्टोरियन जो है इन ये सारे सोर्सेज से इफेक्टेड होता है और जनरलाइजेशन का यूज़ करता है एक नैरेटिव और या फिर एक हिस्टोरिकल नैरेटिव क्रिएट करने में। Now, there are some different views regarding generalization given by various historians or philosophers of history. Now, कार्लो गिंसबर्ग हैं, ठीक है, इनकी बुक है चेकिंग द एविडेंसेस, द जज एंड द हिस्टोरियन। बेसिकली ही सेज कि जो हिस्टोरियन और जज है, ठीक है, ये इनकी बुक का है, बुक में ये जज और हिस्टोरियन का जो रोल है, तो ही ट्राइज टू ड्रॉ सम पैरेलल्स बिटवीन द role of the two professions of basically what we can say. Now what he says is, now both of them they take inferences from sparse evidences. ये क्या करते हैं, तो both judges and historians rely on inferring wider patterns or narratives from limited data. इनके सामने कुछ एविडेंसेस होता है और उन एविडेंसेस के हिसाब से ये चीज़ें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, कुछ इन्फर करते हैं, ठीक है। और वो एविडेंसेस अनरिलेटेड नहीं भी होते हैं, बट बिकॉज ऑफ जनरलाइजेशन what they do, they try to build some connections between the two unrelated facts, or the evidence is having some sparse connections between the two, and they try to make generalizations which helps them in reconstructing a coherent account from scattered facts, ठीक है। Now what he says is that attention to contradictions and gaps, and what does historians की help करता है because of generalization, it helps in giving attention to contradiction and gaps, and it challenges simplistic or priori generalization. Priori generalization जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि imposing generalization from outside without any evidences, ठीक है। Now both roles require constructing plausible narratives that align diverse fragments into a meaningful whole, ठीक है। एक पॉसिबल नैरेटिव ट्राई टू क्रिएट करने की कोशिश करते हैं अकॉर्डिंग टू कार्लो गिंसबर्ग, ठीक है। Now this in itself is a form of generalization that moves beyond rote compilation of facts. तो बेसिकली दो अनरिलेटेड फैक्ट्स हैं, उनके बीच में एक नरेशन, एक स्टोरी बिल्डअप करना हिस्टोरिकल, एंड दैट इज एक्चुअली दिस इज नॉट मेनली अ स्टोरी बेस्ड ऑन सम सॉर्ट ऑफ फिक्शन, ठीक है। दिस दिस स्टोरी इज बेस्ड ऑन सम एविडेंसेस, एंड दैट इज इट इज अ प्लॉजिबल narrative, that's what he's saying. Probabilistic reasoning, the historians and judge conclusions are often based on probabilities rather than certainties, accepting that generalizations are provisional and subject to revision when new evidences arises. देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ वाई हिस्ट्री नेवर एंड्स। हिस्ट्री अगेन फ्रेश अप्रोच आ रही है, सेम एविडेंसेस भी है और एविडेंस बदल भी सकता है बिकॉज ऑफ वेरियस अदर न्यू डायमेंशंस दैट कम इनटू लाइमलाइट। तो जब एविडेंस बदलेगा, और हिस्ट्री में तो अच्छी बात है, एविडेंस बदलने की ज़रूरत भी नहीं है, बस पर्सपेक्टिव आपको बदलना चाहिए और आप नया एक हिस्टोरिकल नैरेटिव दे सकते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स इन क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन, जैसा कि हमने लास्ट स्लाइड। So Ginsburg, he talks about the approach encourages a cautious and reflective generalization process, integrating evidence critically instead of imposing rigid or preconceived frameworks. That's what Caldo Ginsburg, he's talking about generalization in history. So Michael de Courtieu, on generalization, what does he says? That generalizations, they are part of a broader process through which historians construct history, now which he calls historical operations. That is important. Now, history is not naturally given, but is actively produced by historians who select, interpret, and organize facts. Generalization as a socially situated practice. तो he says कि जो हिस्टोरियन है वो किसी न किसी सोसाइटी का पार्ट रहा होगा,
और उसी सोशल प्लेस की वजह से उसका जो चूज़ वो एविडेंस को चूज़ करेगा, क्लासीफाई करेगा, जो क्लासिफिकेशन है वो भी इफेक्ट होगा. एंड इन दिस वे हिज जनरलाइजेशन विल ऑल्सो गेट इफेक्टेड. दैट इज़ वाई ही सेज जनरलाइजेशन एज अ सोशली सिचुएटेड प्रैक्टिस. एंड दैट्स वाई ही सेज दैट दीज क्रिएट fabrication or construction that legitimizes a particular version of the past. ठीक है. Now, generalization causes or interpretations retrospectively to ensure coherence and intelligibility of the historical narrative. That's what he's talking about. He says कि जो interpretations हैं, हम उसको ऐसा नहीं है कि पीछे से जाके हम उसको एविडेंसेस को दोबारा पढ़ सकते हैं और एक कोहेरेंस और इंटेलिजिबली एक हम स्टोरी और हिस्टोरिकल नैरेटिव बना सकते हैं. दैट्स व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट. और जो जनरलाइजेशन, बिकॉज हिस्टोरियन इज अ सोशल एनिमल इट हिमसेल्फ, so that is why with the help of generalization when he tries to construct a historical narrative, तो वो अपने आप जो थोड़ा सा पास्ट का जो वर्जन है, रियल वर्जन है, थोड़ा सा उसमें फेब्रिकेशन आ सकता है. ठीक है. और बिकॉज ऑफ थ्रू जनरलाइजेशन ही ट्राइज टू लेजिटिमाइजेस दैट पर्टिकुलर वर्जन ऑफ द पास्ट. ठीक है. नाउ बाय ऑर्गेनाइजिंग फैक्ट्स थ्रू जनरलाइजेशन historians impose order and meaning, effectively civilizing or colonizing the raw material of history. ये कुछ कुछ वर्ड्स हैं, आप थोड़े से बस ध्यान रख लेना. ठीक है. और जब आप इनको मतलब एक पढ़ोगे तो अपने आप बहुत सिंपल मैंने लैंग्वेजेस यूज़ करी हैं, और जो इसमें एक्चुअली मैंने जो मेन वर्ड्स हैं वो मैंने छोड़े नहीं हैं, ताकि आपको नोट फॉर्म में वो काम आए, एक आंसर राइटिंग में आपकी हेल्प करें. तो सिविलाइजिंग और कॉलोनाइजिंग इसलिए मैंने वर्ड एज इट इज़ लिख लिए हैं, बाकी आप पढ़ोगे तो एकदम समझ में आ जाएगा. दैट बाय ऑर्गेनाइजिंग फैक्ट्स थ्रू जनरलाइजेशन हिस्टोरियंस इम्पोज ऑर्डर. जनरलाइजेशन के थ्रू अब क्या है कि दो फैक्ट हैं, उनके बीच में कोई ऑर्डर तो है नहीं, वो ऐसे ही पड़े हुए हैं, कोई अनरिलेटेड है. अब थ्रू जनरलाइजेशन यू ट्राई टू क्रिएट अ हिस्टोरिकल नैरेटिव, तो आपने एक उनको मीनिंग भी दे दिया, एक ऑर्डर भी दे दिया. तो बेसिकली आपने एक ऑर्डर क्रिएट कर लिया स्टेप बाय स्टेप वाला. दैट इज़ व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट, effectively creating, civilizing, or colonizing the raw materials of history. On generalization, it reflects the ideological underpinnings and historical situatedness of the historians. That's what he's again talking about. Okay. So now let's see what Paul Ricoeur's views on generalizations. Now, generalization in history arises when historians compose narratives that unify heterogeneous facts. Again, he's taking heterogeneous again कि कोई इनमें कोई कॉमन चीज़ नहीं है. Agents and motives into coherent explanations, a process he calls implotment. This is again an important word, आप इसको ध्यान रखना बस कि पॉल रिकॉर्ड ने क्या किया, implotment word दिया. Now this transformation, it links diverse isolated occurrences into an intelligible whole, moving beyond mere chronology or literal compilation. बेसिकली क्या कह रहा है कि अगेन डाइवर्स फैक्ट्स हैं, आइसोलेटेड अकरेंसेज हैं, इवेंट्स हैं, और उनको एक कंप्लीट ह्यूमन या फिर कंप्लीट होल कंप्लीट कर देता है. एक जनरलाइजेशन की हेल्प से हम कंप्लीट उसको एक फॉर्म देते हैं, मूविंग, और वी मूव बियॉन्ड क्रोनोलॉजी और लिटरल कंपाइलेशन. वो जस्ट कंपाइलेशन नहीं है, उनको मीनिंग भी देते हैं, ताकि ये वो जो दो अनरिलेटेड डाटा हैं, ठीक है, उनके बीच में कोहेरेंट स्टोरी फॉर्म हो सके, नरेटिव फॉर्म हो सके, मीनिंगफुल. So that is why generalizations, they are not empirical summaries but creative. It is important, creative interpretive acts necessary for understanding complex temporal realities. The act of implotment is itself a form of generalization, shaping facts within meaningful context, answer questions of causation, motivation, and consequence. But Ricoeur wants, however, that generalization in history, it must remain open, provisional, and subject to debate. जैसा कि आपको पहले ही बताया कि जैसे ये भी कहता है कि रिविजिट हम लोग कर सकते हैं, और उसको चेक हम लोग कॉशियस एंड रिफ्लेक्टिव जनरलाइजेशन प्रोसेस इंटीग्रेटिंग एविडेंस, जैसे कार्लो गिंसबर्ग भी था. तो ये सब यही कहते हैं कि जो जनरलाइजेशन है हम उसको टू मेक इट अ डायनेमिक प्रोसेस ऑफ हिस्टोग्राफी, और फ्रेश पर्सपेक्टिव कैसे क्रिएट होगा, व्हेन इट विल बी रिमेन ओपन टू डिबेट, और प्रोविजनल होगा. हर चीज़ कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि आगे एविडेंस चेंज होगा, पर्सपेक्टिव चेंज हो सकते हैं, तो ये प्रोविजनल है, एंड इट इज सब्जेक्ट टू डिबेट. सो दैट इज वाई हिस्टोरियन शुड अवॉइड आर्बिट्ररी और प्रायरी कंस्ट्रक्ट्स इम्पोज फ्रॉम आउटसाइड द एविडेंस. दैट इज व्हाट इट्स सेइंग. हिड एंड वाइट देख लेते हैं. हिड एंड वाइट की जो बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, मेटाफर्स है, मेटाफर्स है, मेटा हिस्ट्री, सॉरी
सॉरी मेटा हिस्ट्री है, और एक मैंने आपको पहले की वीडियोस में बताई थी, आप जाके देखना उसको. व्हाट ही सेज इज that historical narratives they are constructed through employment again. So this narrative construction involves generalization as it connects disparate facts into coherent patterns or meaning. Historians make interpretive choices that shape the meaning of events, deciding how present causal relation and relationship and significance. देखिए ये कहना चाह रहा है कि जो हिस्टोरियन है, जो एम्प्लॉटमेंट या फिर जो वो एविडेंसेस यूज़ करता है उसके हिसाब से he makes an interpretive choices and which actually shape the meaning of events. तो बेसिकली जो नैरेटिव हिस्ट्री का जो नैरेटिव एस्पेक्ट है वही चेंज कर रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट थ्रू जनरलाइजेशन ही डिसाइड्स द कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन द इवेंट्स एंड देयर सिग्निफिकेंस एज वेल. तो बेसिकली जो मेटाफर्स और जो या फिर कुछ भी जो लिंग्विस्टिक जो एस्पेक्ट्स होते हैं हमारे आर्ट ऑफ स्पीच होते हैं हिस्ट्री में, ठीक है, वो इंग्लिश में या फिर लिटरेचर में जैसे मेटाफर्स एंड सिनेक्डोके है, जैसे हिंदी में अलंकार होते हैं, ठीक है. तो दीज आर द लिंग्विस्टिक टूल्स बेसिकली टू क्रिएट योर राइटिंग, टू टू मेक द रीडर like effective and with feeling also. Okay, so generalization uses these kind of linguistic tools to shape narratives. That's what he's saying. Hayden White ये बोल रहा है कि जो जनरलाइजेशन है, these linguistic tools like metaphors या उपहास उड़ाना किसी का एनेक्डोटे है, ठीक है. So these kind of linguistic tools he uses while creating his historical narratives, and in this way he tries to reconstruct or reshape the narratives. Now, what does White stress? He stresses the subjective and constructed aspect of historical generalization. Different historians shape same fact differently. That's what he's saying. And therefore, no historical generalization is inherently true or privileged. कोई भी जो हिस्टोरिकल जनरलाइजेशन है वो इनहेरेंटली जो उसका नेचर है वो सच नहीं है. वाई? बिकॉज जो डिफरेंट हिस्टोरियंस है वो सेम फैक्ट को अपने हिसाब से या फिर अलग अलग तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करेंगे, और उसके हिसाब से उनका जो हिस्टोरिकल नैरेटिव है वो भी अलग अलग तरीके से आपके सामने रखा जाएगा. दैट इज़ वाई अगेन ही सेज दैट जनरलाइजेशन इज इंटरेस्टिंग टू हाउ हिस्ट्री इज रिटन एज नैरेटिव. ओके, व्हाट ही इज टेकिंग. नाउ इन द नेक्स्ट स्लाइड ये थोड़ा सा कंपैरेटिव टेबल है, आप देख सकते हैं. And these all readings actually they are very important when it comes to writing about generalization और राइटिंग अबाउट द रिसर्च मेथोलॉजी. ये रिसर्च मेथोलॉजी का बेसिकली टॉपिक है जनरलाइजेशन, एंड हिस्टोग्राफी का भी है, ठीक है. उसमें हिस्टोग्राफी इज एक्चुअली एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ रिसर्च मेथोलॉजी एज वेल. तो दीज आर द थिंग्स विच रिसर्चर और अ स्कॉलर शुड नो, और ये बेसिकली मास्टर्स में ज़्यादा देखने को मिलता है हमको, ठीक है. इसलिए ये MA हिस्ट्री ड्यू का भी सिलेबस में है, ये सारे स्टूडेंट्स के नेम, इग्नू का भी है. तो दैट्स वाई इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट, बिकॉज आप जब अच्छे लेवल की बुक्स रीड करते हैं तो आपको ये सारे कंसेप्ट्स भी आने चाहिए, बिकॉज दे आर द कोर फिलोसफिकल एस्पेक्ट ऑफ हिस्ट्री. वे एक काइंड ऑफ ये समरी टेबल है. नो, पॉल रिकॉर अगेन जर्नलिस्ट है. जनरलाइजेशन एज पार्ट ऑफ नैरेटिव कंस्ट्रक्शन, एम्प्लॉयमेंट की बात करता है वो, ठीक है. एंड enables coherence in historical time, shapes interpretation. Hayden White, generalization as narrative form, making that connects facts through employment and rhetorical devices. Key features: historical generations are literary and ideological constructs, not neutral facts shaped by narrative tropes. Constructs meaning through narrative form, highlights subjectivity in history. Michael Desertio, generalization as socially and institutionally situated acts within the historiographical operation. It presumes history as cultural and ideological construction. And Carlo Ginzburg, generalization as probative inference from fragmentary evidence, requiring critical evaluation of evidence and contradictions. And it builds coherent explanations from sparse data, dynamics and provision. तो ये थोड़ा सा आज का है. आई गेस काफ़ी अच्छे से आपको सारा चीज़ समझ में आ रही होगी. एंड ये थोड़ा सा फिलोसफिकल एस्पेक्ट है तो इसलिए थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा, बट आई एम डैम श्योर कि अगर आप शुरू से मेरी सारी वीडियोस देखेंगे तो देखिए जितना एफर्ट मैं कह रहा हूँ कि इन फिलोसफिकल एस्पेक्ट में कर रहा हूँ, जितना कंटेंट में रिफाइंड कंटेंट इसको बनाने में मुझे टाइम लग रहा है, तो शायद ही कोई कभी इस पर, मेरे को नहीं लगता पूरी यूट्यूब पे कहीं अवेलेबल है ये चीज़ें. कोई आपको जल्दी से यूट्यूबर आपको ये प्रोवाइड करके नहीं देगा, बिकॉज दैट इज़, इस चीज़ को समझने के लिए, रिसोर्सेज जनरेट करने के लिए स्किल चाहिए, मेहनत करनी पड़ती है, और वो मेहनत कोई करता नहीं है. वो शॉर्टकट सारे अपनाते हैं, 5 घंटे का महासंग्राम चला देंगे, वो पता नहीं क्या क्या करते हैं.
बट मेरा कोई मोटिव नहीं है, क्योंकि मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ कि मैं एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ यहाँ पे सब कवर करूँगा, भले ही मुझे शुरू में टाइम लगे, बट आई विल कवर ईच एंड एवरीथिंग। इट विल टेक सम टाइम, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि मैं 2 महीने में सारा कुछ करा दूंगा, पॉसिबल भी नहीं है मेरे हिसाब से, बिकॉज मेरे को ही इतना टाइम लग रहा है कंटेंट अच्छा बनाने के लिए। और हाँ गाइज, आप लोग ये नोट डाउन करते रहिए। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्सेस में, ज़रूर बताएं अगर आपको नोट्स चाहिए तो। इन्फॉर्म, आई विल टेल यू, आई विल प्रोवाइड यू विद दोज नोट्स एज वेल। तो थैंक यू गाइज, जल्द मिलते हैं। जय हिंद।